अपने समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के MIT ग्राउंड में सभा की। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए यहां सीएम ने कहा कि आज बेटियां साइकिल चला रही हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो लोग मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो कोई उसे तंग करेगा। देख रहे ना अब महिलाओं की क्या स्थिति हुई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा, और कहीं कोई घटना नहीं। और उसके बाद लड़कों ने भी 2-3 साल के बाद मांगना हमसे शुरू किया, हमको भी साइकिल दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल देना शुरू कर दिया। सीएम ने कहा कि शराबबंदी से परिवार में खुशहाली लौटी और परिवार की माली हालत बेहतर हुई। एक जगह जब हम घूम रहे थे तो वहां पर एक महिला ने अपनी कहानी बताई कि साहब मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट करके आते थे, हंगामा करते थे, मारते पीटते थे, देखने में बुरे लगते थे। और जब शराबबंदी लागू हुआ तब वो शाम में घर लौट करके आते हैं, अब बाजार से सब्जी खरीद करके घर के लिए लाते हैं, अब देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात थी। जो घर में हंगामा करता था, दारू पी करके आता था, और जब शराबबंदी लागू हुई तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग तो पूरे बिहार में ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही न है। आप चाहे जितना भी काम करिए, तो ये जो आदमी जन्म लेता है धरती पर, ये सब का सब सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला होता ही है। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो लोग शराबबंदी को गलत फैसला बता रहे हैं। चंद लोग हैं, कुछ अपने को विद्वान समझते हैं, कुछ पढ़े लिखे समझते हैं, बड़ा भारी लेखक अपने को मानेगा कुछ लोग, सब नहीं, सब तो बहुत अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, लेकिन चंद लोगों के बीच में ये सब फीलिंग कुछ होती। तो हम तो उनको यही बताना चाहते हैं, और हर जगह हम ये बात कह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो अभियान चलाया, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। मुजफ्फरपुर के MIT ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समाज के सुधार के बगैर विकास का कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने शुरू से ही समाज सुधार पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि गरीबों और वंचितों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए पहल की गई, और शुरू से ही जो भी विकास के लिए काम हुआ है, और उसके साथ साथ जो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि हम आगे विकास करेंगे, तो अगर समाज के सुधार के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने इस चीज पर काम शुरू किया, और समाज में जो सबसे पीछे पड़े हुए थे, समाज के उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, यानी इस प्रकार से जो किनारे पर रहने वाले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल की गई। सीएम नीतीश कुमार ने सभा में हंगामा कर रहे लोगों को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि जिन लोगों को समाज सुधार से मतलब नहीं है वो सभा स्थल छोड़ दें। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता।
तो इसके लिए अभियान चलाना है, तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं, अब मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है। इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है। महिलाओं में जागृति आ रही है, और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। यह अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो मुझसे, हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। उत्सवों में चार चांद लगाने वाले बैंड बाजा से जुड़े लोगों को खरमास और कोरोना की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए पटना से हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। कल चमन था और आज सेहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। जिन बाजारों में कल तक रौनक हुआ करती थी, आज सन्नाटे हैं। जो दूसरे के घरों को गुलजार कर रहे थे, आज उनके घर खुद उजाड़ से हैं। खरमास और कोरोना की दोहरी मार झेल रहे बैंड बाजे वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये जो बैंड बाजे वाले हैं, इन कोरोना की दस्तक, जो अभी नए वेरिएंट की वापस से एक संभावित लहर आई है, उसके बाद ये जो है इनकी हालत खस्ता हाल हो चुकी है। ये ऐसा बता रहे हैं कि कोरोना जो नया अभी वापस से आने लगा है, मामले बढ़ने लगे हैं, तो इसके बाद इनके जो इनका जो बाज़ार है वो मंदी में जाने लगा है। खरमास तो 14 जनवरी को चला जाएगा, मगर वापस से कोरोना के बढ़ते मामले जो हैं इनकी चिंता को बढ़ा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो इनको परेशान कर रहा है। एक तो खरमास, दूसरा कोरोना, ये दोहरी मार कैसे झेल रहे हैं? ये तो हम लोग की आत्मा ही जानता होगा कि 2 साल से हम लोग क्या परिस्थिति में गुजर रहे हैं। एक दुकान से करीब 200 स्टाफ जीता है। ऐसी दुकान, कई दुकान पटने में है। अब सोच लिए एक दुकान से 200 स्टाफ की भरण पोषण चलता है। अगर लगन नहीं होगी और हम लोग के साइड में कोई बिजनेस भी नहीं है, और लगन नहीं होने की वजह से हम लोग के बाल बच्चे की भरण पोषण किस परिस्थिति में हो रही है, जो हम लोग को भगवान ही जानता होगा। पहले मैडम ये था कि लगन से पहले कुछ लगन चला है और कस्टमर कुछ बुकिंग भी हुआ है। अभी क्या है, जब से कोरोना काल का मामला चालू हुआ है तब से थोड़ा कस्टमर आना बंद हो गया है। और अभी जनवरी का कोई, हमको नहीं लगता है कस्टमर जनवरी में कुछ शादी ब्याह हो पाएंगे। पर्व आता है या कोई चुनाव आता है या कोई जुलूस आता है तो उसमें कोई बीमारी नहीं है। हम लोग के जब सीजनली बिजनेस कमाने का समय आता है तो कोरोना का बीमारी निकल जाता है। तो हम लोग क्या जी ही, जब पैसे नहीं रहेगा, कमाई नहीं रहेगा, तो हम लोग जी ही के क्या करेंगे। हम लोग के भी तो बाल बच्चा औरत है। एक तरफ खरमास, दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामले, ये जो बैंड बाजा वाले हैं इनकी तकलीफों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। इधर बांका में रजौन प्रखंड के राजवर गांव में 5 बच्चों की मौत के बाद से सन्नाटा पसरा है। गैस रिसाव के बाद लगी आग ने एक परिवार को उजाड़ दिया। चश्मदीदों की माने तो घटना के वक्त बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन आग ने बचाने वालों का रास्ता रोक दिया। कोई चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाया। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। रजौन प्रखंड के राजावर गांव में उस घटना स्थल पर हैं जहां गैस रिसाव से भड़की आग में एक ही परिवार के 5 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हुई थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो घटना स्थल किस तरह से है और कितना सकरा है जहां पे ये घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि जिस घर में अशोक पासवान के घर में गैस रिसाव से आग भड़की थी और जहां पे आग लगा था और 5 बच्चों की मौत हुई थी, आप देख सकते हैं कि ये 4 रूम है और अशोक पासवान के 4 भाई यहीं पर रहते थे और यही वो रूम है जिसमें कि खाना बन रहा था और इसमें अशोक पासवान रहते थे। इसी में खाना भी बन रहा था और पांचों बच्चे कुछ खेल रहे थे और कुछ पढ़ भी रहे थे।
आग लगने के बाद हालात ये हुआ कि सकरा होने के चलते और रूम का दरवाजा बंद होने के चलते बच्चे नहीं निकल पाए थे और तड़प तड़प कर झुलस कर उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हमारे साथ गांव की घर की कुछ महिलाएं हैं, हालांकि उस समय वो घटना स्थल पे थी नहीं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि घटना कैसे हुआ था। अच्छा बताइए। घर में बगले में घर था, दौड़ के आए घर से। अच्छा, क्या आप आए तो क्या देखे? बच्चा सब उधर भीतर में चिल्ला रहा था। मैंने आप आए तो क्या देखे? आग लगते हुए देखे। अच्छा, और बच्चा अंदर में चिल्ला रहा था? अंदर में था सर। ये आखिर दरवाजा कैसे बंद हो गया और लोग कहाँ थे? दरवाजा बंद नहीं हुआ सर, दरवाजा इधर जो सामान था इधर घिसा तो बंद हो गया, फिर तोड़ करके उसको अलग किया। अच्छा, इसके बाद वो बच्चा तब तो आगे उधर से आगे दौड़ रहा था। मैंने इसी रूम में लोग रहता था और इसी में खाना भी उधर से आगे दौड़ रहा, किसी को जाने नहीं देता उधर। अच्छा, अच्छा, इधर से दौड़ता था आगे उधर से। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राधे पासवान। राधे पासवान। तो देखे कि राजावर हाट पे बच्चा 5 वर्ष बजा हुआ था, एम्बुलेंस लगा हुआ था, पुलिस वाला था, मेरा गांव वाला पूरा देखे पूरा भीड़ था। अच्छा, जैसे मैं बोले क्या हुआ, बोला कि 5 बच्चा तुम्हारा घर का आग लग के जल गया है। अच्छा, सिलेंडर से। तो आप जब घटना हुई थी आप कहाँ थे? हम नवादा में थे। नवादा में? हाँ। कि कुछ पता नहीं चल पाया कि कैसे घटना? हम तो यहीं से नवादा गए थे, जैसे उधर से वापस आए तो हमको बोलता है कि ऐसे ऐसे बात हो गया तुम्हारा घर में। घटना के बाद से गांव में काफ़ी मातम का माहौल है और लोगों का साफ कहना है कि गैस रिसाव के बाद ही जो आग भड़की थी उसमें बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। और फिलहाल आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और ध्यान रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में सीएम नीतीश ने एक बार फिर शराबबंदी के फायदे बताए। सीएम ने कहा कि उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाकर 2017 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। दहेज प्रथा पर रोक और बाल विवाह प्रतिबंध पर 2018 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। सीएम ने कहा कि 2015 में राज्य की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी, जिसके बाद 26 नवंबर 2015 को इसे बंद कर दिया गया। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसे शराब पीना है तो वे बिहार नहीं आए, ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद 2 करोड़ पर्यटक बिहार आए हैं, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। लोगों से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि शराब से 200 बीमारियां होती है, ये बात जन जन तक सभी लोग पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जब शराब के कारण इतनी परेशानियां होती है तो इसे हाथी। बीती रात हुई तेज बारिश से बोधगया के रामपुर गांव में 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुले में रहने की वजह से भेड़ों को ठंड लगी और वो बेसुध होकर गिर पड़ी, जिस वजह से पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रामपुर गांव के भेड़ पालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। भेड़ पालकों की माने तो 7 लाख की क्षति हुई है। भेड़ पालक सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बर्फ पानी के कारण मर गया और करीब करीब सभी लोग अभी दुखित हैं। जितने भेड़ पालक हैं सब दुख में हैं, चिंतित हैं। इनका यही रोजगार था, रोजगार के कारण सब भूखे मर जाएंगे। हम लोग ऐसे भी चिट्ठी डायरेक्टर साहब के भी लिखे थे, डीएम साहब के भी लिखे, हम लोग के शेड की व्यवस्था किया जाए। उन लोगों में आश्वासन देते हुए अभी कुछ नहीं किया गया। बर्फ गिरने के कारण इतने भेड़ का हम लोग को क्षति हुई है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और रेकिट का ये अनोखा प्रयास है, जहां उत्तराखंड में नदियों के एक ऐसे समूह को तैयार किया जाएगा जो अब तक मनुष्यों की रोजमर्रा जिंदगी से दूर हो। हर तरफ संरक्षण की बात हो रही है, पर इस प्रयास में कुछ अनछुई नदियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मिशन पानी की रिपोर्ट देखिए।
Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is. It is supported by RECIT in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is for the ecosystem services of the rivers that we care about, and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterity. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront? और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।